बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, और फिर उन थर्मोडायनामिक प्रोसेस में से आइसोथर्मल प्रोसेस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है हीट क्यू एडिड टू सिस्टम, कि अगर किसी सिस्टम में हीट क्यू ऐड की जाए, आपको बताया है कि अगर सिस्टम में हीट ऐड हो तो वो पॉजिटिव साइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्यू हीट वो है जो हमने सिस्टम में ऐड करनी है। हीट क्यू एडिड टू सिस्टम अपीयर्स, कहता है जी जो सिस्टम में हीट ऐड होती है वो जाहिर होती है एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एक तो ये हीट जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चूंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो डेल्टा यू के साथ पॉजिटिव साइन होगा। प्लस इसके साथ क्या होता है, प्लस हमारे पास आ जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ सिस्टम वर्क कर देता है इन्वायरमेंट पर। और आपको बताया है कि वर्क डन बाय सिस्टम को हम पॉजिटिव लेते हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर प्लस डब्ल्यू लिख दूँगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है। हीट क्यू एडिड टू द सिस्टम अपीयर्स एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ अगर हमारे पास एक वेसल में एक गैस है यानी वर्किंग सब्सटेंस है, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी हमारे पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू आई है और हमने उसमें हीट ऐड की तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी को हम यू एफ के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हीट ऐड की है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो अगर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो डेल्टा यू है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी Q के साथ पॉजिटिव साइन हो इसका मतलब है सिस्टम में हीट ऐड हुई है, जब भी W के साथ पॉजिटिव साइन हो तो इसका मतलब है सिस्टम ने वर्क किया है, और जब डेल्टा U के साथ पॉजिटिव साइन हो तो इसका मतलब है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले से बढ़ गई है। तो यहाँ हम जो है इसी लॉ को अगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखें, लेट्स सपोज मैं Q को इधर ले जाता हूँ, W को इधर ले आता हूँ, तो W इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस W इज इक्वल टू, ये हमारे पास रह जाएगा डेल्टा U, और ये Q इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वो इधर हमारे पास आना है माइनस Q। और इसी माइनस Q को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ब्रैकेट्स के साथ, यहाँ प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें तो ये वर्क डन के साथ माइनस साइन है। आपको बताया था वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब सिस्टम पर वर्क होता है, तो इसका मतलब है सिस्टम पर वर्क कर दिया है। और अगर सिस्टम पर वर्क करें तो जो हम वर्क करेंगे वो दो कामों में यूज़ होगा। नंबर एक तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, प्लस वो सिस्टम जो है हीट को इजेक्ट कर देगा। क्यू के साथ माइनस साइन है, इसका मतलब है सिस्टम हीट को इजेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसकी हमारी डेली लाइफ में ढेरों एग्जांपल्स हैं, जिनमें से दो एग्जांपल्स आपकी बुक में डिस्कस की हैं। एक है बाईसाइकिल पंप और एक है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। बाईसाइकिल पंप को जब हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर मौजूद एयर पर हम वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम वर्क करेंगे तो पंप के अंदर मौजूद गैस की, एयर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ हमें कैसे पता चलेगा, पंप के अंदर मौजूद गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने सीखा था कि टेम्परेचर जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है। तो बाईसाइकिल पंप को आप प्रेस करेंगे तो उसके अंदर एयर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उससे एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो वर्क किया उसने एयर का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हम उसी एनर्जी को यूज़ करके चलते फिरते हैं, वर्क करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं। तो अगर हमने वर्क करना है, मूव करना है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना है तो हमें एनर्जी चाहिए। लिहाजा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एक और बात ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी जितनी एनर्जी सिस्टम को देंगे उसका कुछ हिस्सा सिस्टम इंटरनल एनर्जी में ले जाएगा और कुछ हिस्सा सिस्टम सराउंडिंग में वर्क करने में यूज़ कर देगा। ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं हमारे पास। एक है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस, तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस और चौथा है आइसोबारिक प्रोसेस। इनमें से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इन 2 प्रोसेस को आपकी बुक में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आइसोकोरिक और आइसोबैरिक जो हैं इनको डिस्कस नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो वाला प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, यानी वॉल्यूम चेंज ना हो, उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। यानी हमारे पास एक वेसल हो, उसका पिस्टन फिक्स हो, तो चाहे हम उस वेसल में मौजूद गैस को एनर्जी यानी हीट सप्लाई कर भी दें, फिर भी ऊपर से पिस्टन मूव ना करे, तो इसका मतलब है वो एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाले प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर में चेंज ना आए उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें आज के लेक्चर में हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने से पहले आइसोथर्मल वर्ड का लफ्ज़ी मतलब समझ लें। आइसो का मीन्स होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर वाला प्रोसेस, यानी ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पर हो, उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है, ए प्रोसेस डेट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो, यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 हो, उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल्स लॉ की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वर्किंग सब्सटेंस की चेंज नहीं हो रही। और अगर वर्किंग सब्सटेंस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो उस वर्किंग सब्सटेंस यानी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से एक तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है और दूसरा इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो अभी आपको बताया, चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास 0 आ जाएगा। और दूसरी बात आपको बताई कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, तो हम कह सकते हैं कि उस वर्किंग सब्सटेंस के लिए P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 के। यानी कि फ़र्ज़ करो आपके पास ये एक सिलेंडर है, वेसल है,
और इसमें आइडियल गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस मौजूद है और ये हमारे पास पिस्टन है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी इनिशियल प्रेशर इस गैस का और इनिशियल वॉल्यूम वो हमारे पास आ जाएंगे P1 V1, उनका प्रोडक्ट ले लो और फिर हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई कर दें इस शर्त के साथ कि इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो। तो सिस्टम का जो पिस्टन है वो इधर से मूव करके ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने हीट सप्लाई की है। तो हीट सप्लाई करने से जो है वो पिस्टन ऊपर को मूव करेगा क्योंकि हमने सिस्टम को एनर्जी दी है, तो सिस्टम ने उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है। तो अब हमारे पास देखो इस गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, ये बॉयल्स लॉ कहता है। तो इस सिस्टम का फाइनल प्रेशर उसे हमने P2 कह दिया और फाइनल वॉल्यूम को V2 कह दिया। यानी हमारे पास P1 V1 जो है वो P2 V2 के इक्वल होगा, ये बॉयल्स लॉ की कंडीशन है। और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 को आप जानते हैं कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और यहीं से हम ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो गैस के वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में यूज़ करेंगे। अब वेसल में मौजूद गैस या तो एक्सपेंड हो सकती है यानी पिस्टन ऊपर को जा सकता है, या गैस कंप्रेस कर सकती है यानी पिस्टन नीचे आ सकता है। तो अगर गैस की एक्सपेंशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो तो उसे हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे, और अगर गैस की कंप्रेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो तो उसे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन का नाम देंगे। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो चूंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो हम यहाँ फर्स्ट लॉ में डेल्टा यू को ज़ीरो पुट कर सकते हैं। अगर डेल्टा यू को ज़ीरो पुट कर दिया तो आपके पास बाकी बच जाएगा क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये इक्वल आ जाएगी, डेल्टा यू ज़ीरो हो गया तो हमारे पास इधर सिर्फ वर्क डन बच जाएगा। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशन है। यानी कि हम इस वेसल में मौजूद गैस का जो टेम्परेचर है या इंटरनल एनर्जी है उसको चेंज नहीं होने दे रहे। तो क्या होगा, अगर इस गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज होने नहीं देना तो बाहर से जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे ये सिस्टम उस सारी हीट को यूज़ करके इस पिस्टन को ऊपर को मूव करवा देगा, यानी इन्वायरमेंट पर यानी सराउंडिंग पर वर्क कर देगा। यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिस्टम को जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम उतना ही सराउंडिंग पर वर्क कर देगा, अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखेगा। अपने पास एनर्जी क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर वो एनर्जी रखेगा तो इट मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। चूँकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं लिहाजा टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब है सिस्टम को जितनी हीट मिलेगी उसे वो सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट करना पड़ेगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन में हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये फॉर्म होगी। इसमें अगर डेल्टा यू आपके पास ज़ीरो हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा -W इज़ इक्वल टू -Q। तो इसे हम लिख लेंगे -W इज़ इक्वल टू -Q। अब जानते हैं अगर वर्क के साथ माइनस साइन हो इसका मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम यानी कंप्रेशन, और ये रिलेशन कह रहा है अगर सिस्टम पर वर्क करेंगे और हम साथ ये भी चाहेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर चेंज ना हो तो जितना हम वर्क करेंगे वो वर्क जो है उससे सिस्टम को जो एनर्जी मिलेगी सिस्टम वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। क्योंकि साथ माइनस साइन हो तो इसका मतलब है सिस्टम ने हीट इजेक्ट कर दी है।
इसे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। तो 2 पॉइंट सीखे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जितनी हीट सिस्टम को मिलेगी वो सारी की सारी वर्क में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। और आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये सीखा कि जितना सिस्टम पर वर्क करेंगे उतनी ही हीट उस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, यानी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इसी बात को मैं एक और तरीका से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो हमारे पास ये वेसल है और इसमें गैस है और ये पिस्टन ऊपर को मूव कर रहा है, यानी सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है। तो अगर पिस्टन ने ऊपर को जाना है तो उसे एनर्जी चाहिए। अब पिस्टन एनर्जी कहाँ से लेगा? गैस के इन मॉलिक्यूल से लेगा। अगर पिस्टन ने गैस के इन मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली तो गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा। और हमने तो कहा है टेम्परेचर को चेंज होने ही नहीं देना, ना कम होने देना है ना बढ़ने देना है। तो अगर पिस्टन ऊपर को मूव करता है यानी सिस्टम एक्सपेंड करता है तो एनर्जी इन मॉलिक्यूल से लेगा, जिससे मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कम होने का ख़तरा है। अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस रखना है तो हमें बाहर से उतनी हीट सप्लाई करना पड़ेगी जितनी इन मॉलिक्यूल्स ने वर्क में यूज़ करनी है। तो जितनी हीट सप्लाई करोगे वो सारी की सारी वर्क में अगर चली गई तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी और हमारे पास ये वाला थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है वो स्लोली होती है। देखो अगर ये पिस्टन यहाँ से सडनली मूव कर जाए ऊपर को, मैं कहता हूँ पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में 10 जूल एनर्जी यूज़ कर लेता है, तो मे बी पॉसिबल कि बाहर से 10 जूल एनर्जी फौरी तौर पर इन मॉलिक्यूल्स को ना मिले, क्योंकि हीट एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लेती है। अगर आपके पास ये रॉड है, इसको एक साइड से हीट करना शुरू कर दो तो दूसरी साइड फौरी तौर पर हीट अप नहीं होती, बल्कि हीट एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करके जाती है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान हीट ने स्लोली फ्लो करना है। हमारा मकसद ये है कि सिस्टम को उतनी हीट सप्लाई कर दें जितना सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है। लिहाजा हमने पिस्टन को स्लोली मूव करवाना है ताकि बाहर से उस रेट के साथ इस सिस्टम को एनर्जी मिल भी सके, ताकि ये अपनी इंटरनल एनर्जी को मेंटेन कर सके। अगर हमने सडन एक्सपेंशन करवा दी तो हो सकता है उतने रेट के साथ बाहर से सिस्टम को हीट ना मिले, उस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो वो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस को ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम बॉयल्स लॉ को यूज़ करेंगे। हमारे पास ये आ गया वर्टिकल एक्सिस और ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर हम ले लेते हैं प्रेशर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम ले लेते हैं वॉल्यूम। शुरू में अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करूं तो शुरू में क्या होगा, शुरू में जो गैस है उसका वॉल्यूम ये है, अगर इसको V1 कह लो। अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ये P1। यानी अगर V1 वॉल्यूम है तो प्रेशर हमारे पास ये होगा, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, P1 V1 ये वाला पॉइंट होगा। अब अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम लेट्स सपोज V1 से बढ़ के इतना हो गया V2, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम बड़ा है तो फ़र्ज़ कर लो इधर से प्रेशर कम हो के इतना हो गया है, इसको हम P2 कह देते हैं। तो इस केस में हमारे पास पॉइंट जो है वो ये आ जाएगा। इसी तरह हम V1 से V2 तक आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज़ नोट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से एक कर्व आ जाएगी। चूँकि हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो इस ग्राफ में एरो साइन इधर को होगा। ये एरो साइन ये बता रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब है सिस्टम एक्सपेंशन में जा रहा है। अगर इसी ग्राफ का एरो साइन जो है वो इधर को आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम इधर से इधर को आ रहा है, यानी इस स्टेट से इस स्टेट में आ रहा है।
यानी ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, और इसे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलेंगे। तो ये वाली कर्व जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। ए कर्व डेट रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, और उससे अगले लेक्चर में हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को आपस में कंपेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।